रात के 1:32, बाहर घना अंधेरा और अंदर एक ऐसी शांति जो सच में चुभती है। बिल्कुल, वो सन्नाटा। हाँ, हवा में वो जंग लगे लोहे और पुराने सीलन भरे गद्दों की अजीब सी गंध और ट्रेन के पहियों की वो लगातार आती धात्विक आवाज, खट 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 खट। इस गहरे सन्नाटे में जो डर पैदा होता ना, उसी खौफ का एक जीता जागता दस्तावेज आज हम डिकोड कर रहे हैं। और ये कोई आम दस्तावेज नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। आज हमारे पास कोई बोरिंग शोध पत्र नहीं है, बल्कि एक यात्री का निजी संस्मरण है। एक ऐसा अनुभव जो इंसान के सबसे गहरे खौफ को सामने लाता है। अजय नाम के इस यात्री की कहानी दिखाती है कि कैसे एक खराब चार्जिंग पॉइंट, मेरा मतलब है इतनी मामूली सी चीज, किसी को उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक और अवास्तविक अनुभव की तरफ धकेल सकती है। इस घटना का मनोवैज्ञानिक पहलू सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। मतलब हमारी सुरक्षित दुनिया की परत असल में कितनी पतली है। जब कोई व्यक्ति ट्रेन जैसे सार्वजनिक परिवहन में सफर करता है तो एक अवचेतन सुरक्षा का एहसास होता है। वहां हमेशा भीड़ होनी चाहिए। हाँ, एक शोर होना चाहिए। सही कहा, एक तरह का सामूहिक बचाव तंत्र काम कर रहा होता है। लेकिन जब अचानक वो भीड़ गायब हो जाए और केवल सन्नाटा रह जाए तो वो मानसिक शांति एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक झटके में बदल जाती है। मुझे यहाँ एक विचार आ रहा है। ये स्थिति ना बिल्कुल एक पनडुब्बी की तरह है। पनडुब्बी? दिलचस्प है। कैसे? मतलब जहाँ पानी का दबाव इंसान को नहीं मारता, बल्कि ये एहसास मार देता है कि उस लोहे की दीवार के बाहर कोई ऐसी दुनिया है जिसमें कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। अंदर अगर लोग ना हो तो वो लोहे का ढांचा एक चलती फिरती कब्र लगने लगता है। ओहो, क्या तुलना की है ना? दौड़ती हुई ट्रेन भी तो वैसी ही है। एक बंद लोहे की ट्यूब जहां से बाहर कूदने का मतलब है सीधे मौत, और अंदर रुकने का मतलब है उस सन्नाटे का सामना करना। ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। मनोविज्ञान की भाषा में इस तरह की खाली जगहों को लिमिनल स्पेस कहा जाता है, मतलब संक्रमणकालीन स्थान। इस लिमिनल स्पेस के कॉन्सेप्ट को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। हाँ, तो थोड़ा विस्तार से समझाइए इसे। देखो, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जो हमेशा से वीरान हो, जैसे कोई जंगल या रेगिस्तान नहीं। ये एक ऐसी जगह है जिसका वजूद ही इंसानों की आवाजाही के लिए है, जैसे रात के 3 बजे किसी स्कूल का खाली गलियारा, या बंद हो चुका कोई बड़ा सा शॉपिंग मॉल। बिल्कुल, या फिर एक खाली ट्रेन का डब्बा। विकासवादी दृष्टिकोण से अगर देखें तो इंसान का नर्वस सिस्टम ऐसे खाली स्थानों पर बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जब कोई इंसानी इलाका अचानक वीरान मिलता है तो दिमाग खतरे की घंटी बजाता है। वो सवाल करता है कि यहाँ से सब क्यों चले गए, है ना? हाँ बिल्कुल, दिमाग सोचता है कि क्या यहाँ कोई ऐसा शिकारी या खतरा है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये सन्नाटा ही खौफ की पहली सीढ़ी बन जाता है। और अजय की कहानी की शुरुआत ठीक इसी लिमिनल स्पेस से होती है। वो S5 कोच में सफर कर रहा था। ज्यादातर यात्री सो रहे थे, सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके फोन का चार्जिंग पॉइंट खराब था। जो कि बहुत आम बात है ट्रेनों में। हाँ, तो अपना फोन चार्ज करने के लिए वो उठा और S7 कोच की तरफ चला गया। जब वो उस डिब्बे के दरवाजे को पार करके अंदर पहुंचा तो स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। बाहर से देखने पर भी और अंदर से भी S7 कोच पूरी तरह खाली था। एक भी इंसान नहीं? एक भी नहीं, सिर्फ खाली नीली सीटें और वो पीली रोशनी। अजय ने खुद को यही समझाकर शांत करने की कोशिश की कि शायद लोग दूसरे कोच में चले गए होंगे। उसने एक खाली सीट पकड़ी और अपना फोन चार्ज पर लगा दिया। कुछ पलों के लिए सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? एक बहुत हल्की सी आवाज, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो। इस बिंदु पर इंसान का दिमाग एक बहुत ही दिलचस्प खेल खेलता है। इसे ऑडिटरी पेरिडोलिया कहते हैं। ऑडिटरी पेरिडोलिया, ये क्या होता है? मतलब दिमाग किसी भी अज्ञात आवाज को एक परिचित सांचे में ढालने की कोशिश करता है। हम खुद को समझाते हैं कि यह महज हवा की आवाज होगी या पहियों की रगड़ होगी। ये असल में वास्तविकता को झुठलाने का एक मानसिक डिफेंस मैकेनिज्म है, ताकि हम दहशत में ना आए। बिल्कुल सही। अजय ने भी ठीक यही किया। उसने खुद से कहा कि ओवरथिंक मत कर। उसने उस आवाज को इग्नोर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने इस बेचैनी को भयानक स्तर पर पहुंचा दिया। उसका फोन जो सिर्फ चार्जिंग पर लगा था, उसकी स्क्रीन अचानक रोशन हुई। हाँ, बिना छुए? हाँ, बिना छुए। और वॉइस रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर साफ साफ लाल अक्षरों में लिखा आ रहा था, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। बाप रे!
ये वो पल है जहां ये संस्मरण एक सामान्य डर की कहानी से निकलकर एक गहरे मनोवैज्ञानिक आतंक में प्रवेश कर जाता है। बिल्कुल। सोचिए, जब डर केवल दिमाग में होता है तो कोई भी उसे झुठला सकता है। इंसान सोच सकता है कि ये सिर्फ उसकी कल्पना है या कोई वहम है। नींद की कमी भी हो सकती है। हाँ, लेकिन जब एक मशीन, एक डिजिटल उपकरण जो सिर्फ भौतिक साक्ष्यों को दर्ज करता है, वो उन अनजानी आवाजों पर रिएक्ट करने लगे, तो वो भ्रम नहीं रहता। इंसान मशीनों पर इसलिए भरोसा करता है क्योंकि मशीनों में कल्पना करने की क्षमता नहीं होती। वो सिर्फ वही रिकॉर्ड करती हैं जो असल में वहां होता है। एकदम सही। जब फोन ने रिकॉर्डिंग शुरू की तो वो मनोवैज्ञानिक डर एक ठोस वास्तविकता बन गया। और इसी वास्तविकता में एक गहरी बेबसी छुपी है। हमारी तकनीक, जिस पर हम शायद सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जो बाहरी दुनिया से जुड़े होने का इकलौता माध्यम है, वो अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाए। बहुत डरावना है। अजय के तो हाथ ठंडे पड़ गए होंगे। ये सोचना ही रोंगटे खड़े कर देता है कि मशीन किसी ऐसी चीज को सुन रही थी जिसे शायद इंसानी कान पूरी तरह से पकड़ भी नहीं पा रहे थे। और ठीक उसी वक्त डिब्बे के आखिरी कोने से वही फुसफुसाहट फिर से आई। और इस बार आवाज सीधे फोन में रिकॉर्ड हो रही थी। एक टूटी हुई, घरघराती हुई आवाज, जैसे कोई बहुत दूर से, बहुत मेहनत से शब्द बनाने की कोशिश कर रहा हो। इस फिनोमेना को हम ईवीपी या इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना भी कह सकते हैं। अच्छा। हाँ, इसमें ऐसा माना जाता है कि कुछ ध्वनियां या ऊर्जा तरंगे सीधे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रभावित करती हैं। जब इंसान की अपनी ही तकनीक उसके खिलाफ काम करने लगे तो वो पूरी तरह से असहाय महसूस करता है। यहाँ खतरा केवल बाहर नहीं है, वो उस छोटे से उपकरण के अंदर भी प्रवेश कर चुका है। और यहाँ से खौफ अपने चरम की ओर बढ़ता है। अजय ने उस सन्नाटे में हिम्मत करके धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया। लेकिन फोन की रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर जो वेव फॉर्म्स होते हैं ना, वो ध्वनि की तरंगे अचानक तेज हो गईं। और फिर ट्रेन एक जोरदार झटके से हिली। उस झटके के साथ डिब्बे की पूरी लाइट कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल बंद हो गई। घोपंधेरा, एकदम घोपंधेरा। और जब पीली रोशनी वापस आई तो डिब्बे के बिल्कुल आखिरी कोने में कोई खड़ा था, बहुत दूर, दरवाजे के पास। अब कोई इंसान? सिर्फ एक धुंधली काली आकृति, कोई चेहरा नहीं, कोई स्पष्ट आकार नहीं। ये दृश्य नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से सुन्न कर देने वाला है। अंधेरे के बाद अचानक किसी अवांछित आकृति का प्रकट होना फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। लेकिन यहाँ ना, मैं इस स्रोत के विश्लेषण में थोड़ा रुकना चाहूंगी। हाँ, कहिए। मैं इस घटना को पढ़ रही थी और मेरे दिमाग में एक लॉजिकल सवाल बार बार आ रहा था। क्या ये अत्यधिक घबराहट, मेरा मतलब है, क्या ये एक पैनिक अटैक की वजह से होने वाला हेलुसिनेशन नहीं हो सकता? एक मति भ्रम। हाँ, एक बंद डिब्बा, रात का समय, पूरी तरह से अकेलापन और अचानक लाइट का जाना। क्या ये संभव नहीं है कि नींद की कमी और बंद डिब्बे के डर ने मिलकर दिमाग के साथ एक भयानक खेल खेला हो? क्या उस लोहे की ट्यूब का मानसिक दबाव एक झूठी आकृति नहीं बना सकता? हाँ, ये एक बहुत ही तार्किक और विज्ञान सम्मत सवाल है। अगर बात सिर्फ एक धुंधली आकृति देखने की होती या अचानक ठंड महसूस करने की होती तो इसे निश्चित रूप से एक मति भ्रम माना जा सकता था। बिल्कुल। क्लॉस्ट्रोफोबिया और स्लीप डिप्रिवेशन अक्सर इंसान को ऐसी चीजें दिखाते या सुनाते हैं जो असल में वहां नहीं होती। दिमाग सन्नाटे को भरने के लिए खुद ही आकृतियां गढ़ने लगता है। लेकिन इस संस्मरण में हमें उन भौतिक साक्ष्यों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो इस थ्योरी को खारिज करते हैं। आप उस फोन की रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। अगर ये सिर्फ अजय के दिमाग का खेल होता तो फोन का रिकॉर्डिंग टाइमर लगातार आगे क्यों बढ़ रहा था? हाँ, वो 3 मिनट 4 मिनट बढ़ता ही जा रहा था। सही कहा। फोन का माइक्रोफोन लगातार कुछ ऐसा कैप्चर कर रहा था जो भौतिक रूप से वहां मौजूद था। और सबसे बड़ी बात, उस रिकॉर्डिंग में दर्ज होने वाली आवाजें। जब अजय ने डरते हुए पूछा कि तू क्या है, तो फोन में एक नई आवाज रिकॉर्ड हुई। और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद अजय की ही आवाज थी। हाँ, जो कह रही थी, तू अगला है। ये एक ऐसा बिंदु है जो इस पूरी घटना को मति भ्रम की श्रेणी से बाहर निकाल देता है। क्योंकि मशीन को तो मति भ्रम नहीं हो सकता ना? बिल्कुल नहीं। उसने उस भौतिक ध्वनि को दर्ज किया जो उस खाली डिब्बे में गूंज रही थी। ये तर्क वाकई रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देने वाला है। मशीन का मति भ्रम न होना इस खौफ को सच साबित करता है। और इसके बाद जो हुआ, उसने तो वास्तविकता के हर नियम को तोड़ कर रख दिया। क्या हुआ आगे? अजय वो आकृति देखकर जम गया था, लेकिन उसने धीरे धीरे उस काली आकृति की तरफ कदम बढ़ाया।
फोन अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे ही वो थोड़ा पास पहुंचा, वो घरघराती आवाज अचानक बहुत तेज हो गई और इस बार साफ शब्द सुनाई दिए, मत आ। बाप रे! सामने से आने वाली ये आवाज एक स्पष्ट और सीधी चेतावनी थी। लेकिन इस पूरे संस्मरण का सबसे खौफनाक हिस्सा शायद इसके बाद आता है। हाँ, क्योंकि जैसे ही सामने से वो चेतावनी आई, ठीक अजय के पीछे से एक और आवाज आई, वो मैं नहीं हूँ। अजय तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, खाली डिब्बा। उसने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। रिकॉर्डिंग में 2 अलग-अलग ध्वनि तरंगे बन रही थी, एक सामने से आ रही थी और एक पीछे से। और दोनों में से कोई भी आवाज प्राकृतिक या इंसानी नहीं लग रही थी। बिल्कुल नहीं। अगर इस घटना को स्पेशल रियलिटी के नजरिए से विश्लेषित किया जाए तो यह स्थानिक असंभवता का मामला बन जाता है। स्थानिक असंभवता मतलब स्पेशल इम्पॉसिबिलिटी। सामने एक आकृति है जो चेतावनी दे रही है और ठीक पीछे कोई और सत्ता मौजूद है, जबकि आंखें बता रही हैं कि वहां कोई नहीं है। ये विरोधाभास इंसान के दिमाग को पूरी तरह से तोड़ देता है, क्योंकि खतरा अब किसी एक दिशा में नहीं है। बिल्कुल, वो उस पूरे स्पेस में एक साथ मौजूद हो जाता है। अजय पूरी तरह से घिर चुका था। उसके पीछे हटने के दौरान डिब्बे का पिछला दरवाजा, जहां से वो आया था, वो अचानक अपने आप बंद हो गया। भारी लोहे का दरवाजा एक झटके से लॉक हो गया। बचने का रास्ता बंद। हाँ, पूरे डिब्बे में एक अजीब सी चुभने वाली ठंड फैल गई। वो आकृति, जिसका चेहरा धुंध से बना हुआ लग रहा था, वो अब बहुत पास आ चुकी थी। और फिर जो दृश्य स्रोत में वर्णित है, वो किसी के भी होश उड़ा दे। क्या देखा उसने? डिब्बे की खिड़कियों के शीशे पर बाहर का अंधेरा एक आईने का काम कर रहा था, और उन सभी खिड़कियों में अजय को अपनी ही परछाई दिखाई देने लगी। लेकिन वे परछाई सामान्य नहीं थी। एक नहीं, कई परछाइयां अलग अलग कोणों से, और हर परछाई अजय को ही घूर रही थी। और हर परछाई के ठीक पीछे वही धुंधली काली आकृति खड़ी थी। अरे बाप रे! परछाई को किसी भी इंसान के अस्तित्व का एक अटूट हिस्सा माना जाता है। वो भौतिक दुनिया में हमारे होने का प्रमाण है। हाँ। लेकिन जब अपनी परछाएं स्वतंत्र रूप से अलग अलग कोणों से देखने लगें और हर परछाई के साथ वो अनजानी सत्ता जुड़ी हो, तो इसका सीधा मतलब है कि वास्तविकता, गुरुत्वाकर्षण और भौतिकी के सारे नियम उस S7 डिब्बे के अंदर खत्म हो चुके थे। वो डिब्बा अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा था। बिल्कुल नहीं। हाँ। अजय के लिए वो जगह अब एक ना खत्म होने वाली सुरंग बन चुकी थी। उसने भागने की कोशिश की, अगले दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन स्रोत बताता है कि उसे ऐसा लगा जैसे वो डिब्बा रबर की तरह लंबा होता जा रहा है। जैसे कोई बुरा सपना हो। एकदम। वो जितना भागता ऐसा लगता जैसे वो वहीं का वहीं है। फोन में रिकॉर्डिंग लगातार चल रही थी और वो फुसफुसाहट अब चीख में बदल गई थी। फोन से आवाज आ रही थी, रिकॉर्ड हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरी दरवाजे का हैंडल खींचा और अचानक दरवाजा खुल गया। वो भागकर अगले कोच में गिर पड़ा। और उस दरवाजे को पार करते ही जो दुनिया मिली, वो शायद पूरी तरह से सामान्य थी। हाँ, वहाँ लोग थे, हल्की रोशनी थी, एक परिवार सो रहा था, एक आदमी खर्राटे ले रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य, जैसे उस दरवाजे के पार कुछ हुआ ही नहीं। एक झटके में उस खौफनाक दुनिया से निकलकर सुरक्षित दुनिया में आ जाना। अजय ने फर्श पर गिरते ही पीछे मुड़कर देखा और S7 का वो भारी लोहे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया, खट की आवाज के साथ। जब कोई व्यक्ति एक अत्यधिक डरावनी, अवास्तविक और मृत्युतुल्य स्थिति से निकलकर अचानक एक बेहद सामान्य स्थिति में आता है, तो ये बहुत गहरा मानसिक आघात देता है। दिमाग इस बदलाव को प्रोसेस नहीं कर पाता। इसे हम क्या कहेंगे मनोविज्ञान में? इसे एक तरह का सर्वाइवर शॉक कहा जा सकता है, जहां एक तरफ मौत खड़ी थी और दूसरी तरफ लोग आराम से सो रहे हैं। अजय ने वहीं अगले कोच की जमीन पर बैठकर अपना फोन चेक किया। उसकी सांसें फूल रही थीं। रिकॉर्डिंग अभी भी उसमें सेव हो रही थी। उसने कांपते हाथों से रिकॉर्डिंग स्टॉप की और उसे प्ले किया। क्या था उस रिकॉर्डिंग में? जो उसने सुना वो किसी भी इंसान की दिमागी हालत खराब कर देने के लिए काफी था। पहले कुछ सेकंड सिर्फ ट्रेन की धात्विक आवाज, फिर वो फुसफुसाहट, फिर उसकी खुद की आवाज में वो चेतावनी, और फिर अंत में एक नाम, उसका अपना नाम, अजय। और उसके बाद वही खौफनाक शब्द, तू अगला है। उसने तुरंत फोन बंद कर दिया और जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, वो अपना सामान छोड़कर ट्रेन से उतर गया। कोई भी इंसान उस स्थिति में यही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट दिखाता। उस जगह से जितनी जल्दी हो सके दूर भाग जाना ही एकमात्र तार्किक कदम था। लेकिन इस पूरे संस्मरण का सबसे खौफनाक हिस्सा
ये नहीं है कि उस रात उस ट्रेन में क्या हुआ। सबसे डरावनी बात यह है कि कहानी अजय के भागने के साथ खत्म नहीं हुई, क्योंकि 2 दिन बाद जो खबर आई उसने इस पूरी घटना को महज एक डरावने अनुभव से निकालकर एक गहरे रहस्य में बदल दिया। हाँ, न्यूज़पेपर और रेलवे की एक छोटी सी खबर कि S7 कोच को अज्ञात तकनीकी कारणों और मेंटेनेंस के लिए हमेशा के लिए हटा दिया गया है। जब अजय ने छानबीन की तो पता चला कि इसके पीछे की वजह कोई खराबी नहीं थी। उस डिब्बे से एक बहुत पुराना इतिहास जुड़ा था। क्या इतिहास था? पिछले साल ठीक उसी रूट पर उसी S7 कोच में एक आदमी सफर के दौरान रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ था। उसका कोई सुराग नहीं मिला, बस उसका फोन उस डिब्बे की आखिरी सीट पर पड़ा मिला था। बाप रे! और जब पुलिस ने वो फोन चेक किया तो उसमें भी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी, जिसकी आखिरी आवाज थी, तू अगला है। अगर हम इस जानकारी का गहराई से विश्लेषण करें तो ये एक कभी ना खत्म होने वाले श्राप या लूप की ओर इशारा करता है। जो भी सत्ता या अनजानी शक्ति उस S7 कोच में मौजूद थी, वो केवल उस डिब्बे की दीवारों तक सीमित नहीं है, वो अपना स्वरूप बदल रही है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये संभव नहीं कि ये किसी तरह का मैलवेयर या हैक हो? किसी ने उस आदमी के फोन को हैक किया हो और फिर किसी तरह अजय का फोन भी उसी नेटवर्क के संपर्क में आके हैक हो गया हो। ये सोचना बहुत आसान है कि ये महज एक डिजिटल वायरस है, लेकिन यहाँ भौतिक घटनाओं को जोड़कर देखना होगा। फोन का हैक होना परछाइयों को नहीं बदल सकता। हाँ, ये भी है। फोन का हैक होना हवा के तापमान को अचानक बर्फीला नहीं कर सकता, और ना ही वह किसी बंद डिब्बे की लंबाई को असीमित महसूस करवा सकता है। यहाँ जो सत्ता है, उसने तकनीक को सिर्फ एक हैक की तरह इस्तेमाल नहीं किया है। तो फिर कैसे किया है? उसने तकनीक को एक कम्युनिकेटर, एक पुल की तरह इस्तेमाल किया है। वो उस डिजिटल रिकॉर्डिंग के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच रही है। पिछले साल गायब हुए इंसान के फोन से अजय के फोन तक, एक डिजिटल संक्रमण। और यही बात इस संस्मरण को एक न खत्म होने वाले दुष्स्वप्न में बदल देती है। जी जी। क्योंकि स्रोत के आखिरी पन्नों में जो लिखा है वो ये है कि आज भी, घटना के महीनों बाद भी, कभी कभी रात के गहरे सन्नाटे में अजय का फोन अपने आप जल उठता है। वॉइस रिकॉर्डर चालू हो जाता है और उसके अपने सुरक्षित बेडरूम के खाली सन्नाटे में भी वही आवाज रिकॉर्ड होने लगती है, अगला, तू। वो सत्ता अब उस ट्रेन के S7 कोच में नहीं है, उसके साथ आ गई है। हाँ, अजय जब उस डिब्बे से भागा तो वो अकेला नहीं भागा था। वो अनजाने में उस रिकॉर्डिंग के जरिए अपने ही फोन में उस खौफ को डालकर अपने साथ अपने घर तक ले आया। ये एक बहुत ही परेशान करने वाला विचार है। इंसान अक्सर सोचता है कि वो किसी डरावनी जगह से भाग निकला है, उसने दूरी बना ली है और खुद को बचा लिया है। लेकिन असल में इस डिजिटल युग में उसने उस जगह के एक हिस्से को अपने फोन में, अपनी जेब में रखकर अपने साथ ले लिया है। वो खौफनाक सत्ता अब अजय के जीवन का, उसके व्यक्तिगत स्पेस का हिस्सा बन चुकी है। तो इस पूरे डीप डाइव और इस संस्मरण से हम क्या सार निकाल सकते हैं? एक बहुत ही सीधा और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच कि सफर के दौरान खाली दिखने वाले डिब्बे या सन्नाटे से भरी जगहें शायद पूरी तरह खाली नहीं होती, और वे केवल हमारी भौतिक आंखों को खाली दिखाई देती हैं। उस शून्यता में कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारी समझ, हमारे विज्ञान और हमारी पकड़ से बहुत परे है, जो सिर्फ सही माध्यम का इंतजार कर रहा है। ये सोचने वाली बात है कि अगर कभी किसी अनजान सफर पर, किसी खाली ट्रेन या बस में, या शायद रात के गहरे सन्नाटे में किसी के अपने ही कमरे में पास रखा किसी का अपना ही फोन अचानक बिना छुए रोशन हो जाए और स्क्रीन पर लाल रंग से चमकने लगे, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, तो क्या कोई भी व्यक्ति उस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके उसे प्ले करने की हिम्मत जुटा पाएगा, ये सुनने के लिए कि उस गहरे सन्नाटे में उनके साथ और कौन सांस ले रहा था? शायद कोई नहीं।